हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में मैं गुड्डू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम बताएंगे आपको मॉडल सेट का साइंस का फर्स्ट टेस्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहता हूं, ज़रा ध्यान सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्या है बातें? वो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपका देखिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है और आप उसे नज़रअंदाज, आपको किसी तरह से आपको एक टाइम टेबल सेट करना है जिससे आप अपने रूटीन को अच्छे से एकदम फॉलो करते रहिए और एग्ज़ाम होने तक। तो हम यही बताना चाहते हैं कि आप अभी अपना टाइम जो है, कितना भी टाइम अभी बचा है, जितना भी टाइम अभी बचा है आपके पास, उस टाइम को एकदम सोने की भांति, सोने का मतलब ये मत समझिए कि सोना स्लीप करना, वो नहीं, गोल्ड की भांति समझिए। उसका गोल्ड का जितना कीमत होता है, डायमंड का जितना कीमत होता है, वही आपका टाइम का भी कीमत है। ऐसे तो टाइम का हमेशा ही कीमत रहता है, इसलिए टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाइए। यदि टाइम टेबल नहीं सूटेबल हो रहा है तो बताइए, हम आपको एक टाइम टेबल का रूटीन बताएंगे, आपको किस तरह से अभी से ही पढ़ना है जिससे हम आगे चलकर अच्छे मार्क्स ला पाएँ, 90 प्लस मार्क लाएँ। तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा सेट है साइंस का फर्स्ट। देखिए ये हमारे सामने आ गया पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला आपका क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इधर आया, ये ऊपर गया और इस पर जो डाला लंब रहता है, ये हुआ आपका एंगल आई, ये आपका हो गया एंगल आर, ये हो गया आपका अभिलंब, ये जो हुआ आपका अभिलंब हो गया। तो तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा आपका कि एंगल आई आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण, ये होता है दूसरा कंडीशन। समझ गए? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण डैश अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधे निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये देखिए, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन से जब विरल माध्यम में जाएगा, देखिए सघन हुआ, ये वायु हो गया। वायु कौन माध्यम है? सघन माध्यम। ये जल हो गया, मान लीजिए ये जल है, ये आपका विरल माध्यम है। जब विरल सघन से विरल की ओर जाएगा तो वह अभिलंब की ओर जाएगा। यदि विरल से उल्टा जाएगा, विरल से सघन की ओर जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। ये आपका अभिलंब हुआ, इससे दूर हटेगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस किसको कहेंगे? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, अवतल लेंस। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए?
बीम का वास्तव में समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को यानी वस्तु को कहाँ रखिए जो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और समान साइज का बनेगा। ये सब कंडीशन है। ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका दो ही कंडीशन होता है, या लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है रेटिना। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। इंग्लिश में रेटिना और हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर हो जाएगा आपका साइन आई बटे साइन आर, ये आपका म्यू बराबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक डायोप्टर में होता है डायोप्टर। हम बताएं डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ देखिए डायोप्टर नहीं है, तो ये यूनिट लेस होगा। क्या होगा? यूनिट लेस, यानी डी नंबर आपका सही आंसर होगा। इसका लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है तारों का टिमटिमाना? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध है लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई, एरिया और प्रकृति नेचर, ये तीनों पर, लंबाई हो गया, एरिया हो गया, नेचर हो, सभी पर ये लागू होता है, निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर। पावर बराबर फॉर्मूला होता है उसका एसआई मात्रक होता है आपका वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11 का। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलना कम। तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, पीतल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान डैश होता है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, शून्य होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया?
तो ये आपका किया था ओस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ओस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं? ऊर्जा का मतलब क्या? ऊर्जा आग उत्पन्न करने के लिए इसमें से 4 ऑप्शन में से किस का यूज किया जाता है? तो देखिए, लकड़ी का यूज किया जाता है, गोबर गैस का, कोयला का, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? वो जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो गया आपका दूसरा चीज़। आप 12th में जाइएगा तब इसके बारे में जानिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? ये जो रिएक्शन है, यह कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम पूछ रहा है। देखिए, ये आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, दो बार ये जो है BaSO4 इसके साथ रिएक्शन किया और Na2Cl2 ये दोनों जो है अलग अलग रिएक्शन कर लिया है। देखिए, BaSO4 के साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लिया, उसके बाद Na2Cl2 मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिया, NaCl बना लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा होता है, pH मान क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 5.6 से कम। 5.6 से कम होगा, क्या होगा? 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का pH मान। अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? NaHCO3 इसका प्रचलित नाम क्या होगा आपका? इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। NaHCO3 को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है बाजारों में। तो जान गए। और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर एंटासिड का उपयोग अपच यानी कि अनपचे भोजन को, बिना पचा हुआ भोजन को पचाने के लिए एंटासिड नामक औषधि का उपयोग किया जाता है। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? चींटी, सिंपल सा क्वेश्चन है। चींटी जब डंक मारता है तो उससे कौन सा अम्ल का उत्सर्जित होता है? कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर मीथेनोइक अम्ल। मीथेनोइक अम्ल हो जाएगा आपका 21 का ए नंबर। समझ गए। आगे चलते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? यह जो है मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। यह आपका सही आंसर ए नंबर है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। CaSO4 × 12H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पारा। पारा एक धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा को आप देखे होंगे क्या कहते हैं, डॉक्टर और जो लगाते हैं बुखार चेक करने के लिए, उसमें ये पारा का यूज होता है। छोटा सा पोनी टाइप का रहेगा। देखिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन N इसके बीच, इस दोनों नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होंगे? ये इसका हो जाएगा आपका 3 आबंध। दो नाइट्रोजन के बीच के आबंधों की संख्या 3। समझ गए? यदि ऑक्सीजन के पूछेगा तो दो ऑक्सीजनों के बीच का आबंध कितना होगा? 2 हो जाएगा। यदि आपको पूछ देगा कार्बन का, तो कार्बन का कितना हो जाएगा आपका? 4 आबंध। कार्बन का 4 आबंध। समझ गए? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3 आबंध। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालन का कहने का मतलब कि उसमें बिजली उत्पन्न हो सकता है, उससे करंट जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में रहता है? पेंसिल, बच्चे में लिखे होंगे पेंसिल, उसमें जो ब्लैक टाइप का रहता है वही आपका क्या होता है? ग्रेफाइट। और आयोडीन के बारे में जानते हैं, हीरा क्या होता है जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? कार्बन का बाहरी कोश में कार्बन का कितना अति होता है? परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितना होगा? 2 हो गया, 2 4, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा बाहरी कक्षा में। इसको डिटेल समझते हैं। ये हो गया, सॉरी, ये आपका हो गया ओरिजिन, ये पहला कक्षा हुआ ये आपका, ये दूसरा। पहला कक्षा में क्या होता है? कार्बन का होता है C6। इसको जब अथी की देख लीजिए, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा हुआ, C6 होता है। देखिए नीचे में परमाणु संख्या लिखा जाता है, ऊपर में क्या लिखा जाता है आपका? सॉरी मिस्टेक हो रहा है, देखिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। देख लीजिए ये आपका हो गया, तो C6 नीचे परमाणु संख्या, ऊपर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान। तो इसको खंड कीजिएगा, क्या कहते हैं, इसको अथी कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 4। देखिए लास्ट कक्षा में कितना आता है? पहला में 2, लास्ट में 4। तो पूछ क्या रहा है? हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है बाहरी कोश में, बाहर में सबसे लास्ट कक्षा में कितना होगा कार्बन की संख्या? तो हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन में 4 होता है, एल्केन, एल्काइल, एल्कीन, यानी एल्काइन, वाई तो 4 होता है। तो पहला एल्केन का होता है फार्मूला CnH2n+2, ये होता है एल्केन का। और देखिए दूसरा हो जाएगा आपका एल्काइल, YL ग्रुप का हो जाएगा आपका CnH2n+1,
ये आपका हो गया एल्काइल का। यदि पूछ देगा एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का हो जाएगा आपका यानी का CnH2n एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। यही आपका क्या हो गया एल्कीन का। यदि पूछेगा एल्काइन का YnE का तो ये आपका हो जाएगा CnH2n-2। यदि माइनस रहेगा तो एल्काइन, कुछ जुड़ा नहीं रहेगा हाइड्रोजन के साथ वो हो जाएगा एल्कीन। यदि 1 जुड़ा है तो एल्काइल, यदि 2 जुड़ा हुआ है तो आपका हो जाएगा एल्केन। तो देखिए 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एल्कीन का समूह सूत्र क्या होता है। एल्कीन का समूह सूत्र हो जाएगा C नंबर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। समान अणुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A नंबर, संरचनात्मक समअवयव, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें आणविक सूत्र क्या, आणविक सूत्र का मतलब क्या, रासायनिक फार्मूला होता है, जैसे C4H10 C4 ये हुआ ब्यूटेन, इसी तरह से कुछ होगा। इस दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, आणविक सूत्र समान होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरीका से बनाएगा। तो इसका A नंबर सही आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक समअवयव। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के, ये आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। उदर्ग, उदर्ग मतलब क्या, खड़ा, खड़ा वाले को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं या पीरियड कहते हैं, आवर्त या समूह, आवर्त या समूह किस क्या कहते हैं इसको। तो यदि उदर्ग कहेगा तो समूह कहेंगे, यदि क्षैतिज कहेगा, यदि लेटा हुआ तो उसको आवर्त कहेंगे। समझ गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर, उदर्ग को समूह भी कहते हैं, उदर्ग स्तंभ को समूह कहते हैं। समझ गए। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो अनुपात पूछ रहा है HCl बटे HNO3 का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा D नंबर, 3:1, 3:1। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। सोपोषी, जो स्वयं खुद भोजन बनाता है उसे सोपोषी कहते हैं। मृतजीवी, जो मृत वस्तुओं से बनाता है, खाना उत्पन्न करता है, मृतजीवी कहते हैं। परजीवी, जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, जैसे मनुष्य, जानवर इत्यादि, ये सब परजीवी है। मृतजीवी, जो मरे हुए जानवरों का भोजन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर, रस का अंकुर का क्या कार्य है। रसांकुर का मतलब रस का अंकुर, जिसमें रस भरा रहता है उसी को कहते हैं रसांकुर। तो छोटी आंत में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवशोषण, अवशोषण का कार्य करता है। छोटी आंत में रसांकुर जो है एक पार्ट है, छोटी आंत इस तरह से कुछ रहेगा, इस तरह से। तो इसमें जो एक थैला होगा रसांकुर नाम का, वो उसका काम है अवशोषण करना। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्रेब्स चक्र
की क्रिया कहाँ होती है? सेल का ये है 9th का चैप्टर होगा, 9th क्लास का चैप्टर का है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का क्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको लगा लीजिए, VVI पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो ये आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम या फ्लोएम? किसके द्वारा होता है जल का परिवहन? तो ये हो जाएगा आपका जाइलम। जाइलम। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और पूरा शरीर में जो पहुंचाता है खाना, वो हो जाएगा आपका फ्लोएम का। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में, किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र। तो ये आपका हो जाएगा तितली। खुला परिवहन रहता है, पंख देखेंगे इस तरह से होता है, इस तरह से। ये सब जो हुआ डायनाज हुआ, यही क्या हुआ? परिवहन तंत्र। इसके द्वारा ही परिवहन होता है इसका, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका लेटेक्स। लेटेक्स आपका पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, समझ गए। 39 का सी सही आंसर है। देखिए 40 में क्या क्वेश्चन है। इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये आपका हो जाएगा NH3। एमिनो अम्ल NH3 के विखंडन से बनता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए NH3 का मतलब क्या होता है? एमीन। तो एमिनो के बारे में पूछा गया है, तो एमिनो मतलब एमीन, NH3, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इनमें कौन अंतरस्रावी ग्रंथि है? अंतरस्रावी ग्रंथि है तो हो जाएगा आपका 41 का हो जाएगा आपका सी नंबर, श्वेत ग्रंथि। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, थायराइड ग्रंथि। 41 का डी नंबर, थायराइड ग्रंथि, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ये सब ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रयुक्त है, यानी तत्व है जो फल को पकाने में उपयोग होता है? तो आपका ये हो जाएगा एथिलीन। एक हाइड्रोकार्बन है, इसका उपयोग करके फल को पकाया जाता है। केला इत्यादि फल जो होता है, आमर, इसको पकाया जाता है एथिलीन के माध्यम से, समझ गए। एथिलीन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से हो जाएगा आपका मधुमेह। यदि आयोडीन की कमी से पूछेगा तो घेगा। विटामिन बी की कमी से रतौंधी। ये एड्स एक अंदर का बीमारी है, समझिए। इसका जो इंसुलिन का आंसर सही हो जाएगा मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? 44 में क्वेश्चन है, इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ये आपका हो जाएगा मुकुलन विधि के द्वारा इष्ट में जनन होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। मौनम में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मौनम में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे जनन चैप्टर, उसमें ये क्वेश्चन होगा। मौनम में निषेचन, मौनम का निषेचन कैसे होता है, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय इसका सही आंसर है,
समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेंडल। मेंडल को अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीव मऊवल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जीव मऊवल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 47 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सूर्य। जीव मऊवल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। समझ गए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है। तो आज का सेट यहीं तक है। इसमें 48 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 42 क्वेश्चन का जवाब देना है। समझ गए। 42 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये देखिए आपका आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू। यहीं तक। आगे हम लेकर आएंगे आपका मैथ का, आपको मिल जाएगा इसी में, अभिषेक स्टडी क्लासेस में खोजिएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। टाइम मैनेजमेंट करते रहिए। धन्यवाद।